आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। हम लोग कक्षा 6-7 की ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उनका जवाब देंगे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 8 की ज्योग्राफी। सब्जेक्ट हमारा वही रहेगा, ज्योग्राफी को ही पहले हम कंप्लीट करेंगे कक्षा 12 तक, उसके बाद में अन्य सब्जेक्ट भी लिए जाएंगे। तो देखिए, अगर बात करें ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है कक्षा 8 का, तो उसका नाम है संसाधन एवं विकास। यहां हम लोग आज की क्लास के अंदर संसाधन के बारे में ही पढ़ेंगे। पहला जो चैप्टर है इसके अंदर संसाधन के बारे में बताया गया है कि संसाधन क्या है, उनका वर्गीकरण भी किया गया है। तो इस चीज को हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, अगर बात करें एक आम इंसान की, तो किस प्रकार से वो अपनी जो दिनचर्या है वो स्टार्ट करता है। जैसे सुबह वो उठता है, उठने के बाद जैसे उसने लाइट ऑन की, उसके बाद उसको देखिए नहाना है, ब्रश करना है, जो भी ये रोज के काम है वो किस प्रकार से, यानी कि जल से, पानी से ये सब कार्य करेगा, नहाया धोया पानी की मदद से। उसके बाद देखिए गैस पर या फिर इंडक्शन पर उसके लिए खाना तैयार होगा। खाने के अंदर जैसे कि भाई सब्जियां हैं, अंडे हैं, दूध है, इस प्रकार की चीजें वो लेगा। और खाना खाने के बाद वो अपनी गाड़ी उठाता है और उसके बाद अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। रास्ते के अंदर वो देखिए अपनी कार के अंदर या बाइक के अंदर पेट्रोल भी डलवाता है। उसके बाद कंक्रीट रोडी तारकोल से बनी हुई सड़कों पर वो दौड़ता हुआ अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है। रास्ते के अंदर उसको बड़े बड़े पुल भी मिलते हैं जिनको भी वो क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ता है। उसके बाद वो व्यक्ति अपने ऑफिस के अंदर पहुंचेगा और क्या होगा, उसके साथ के जो उसके साथी हैं वो उसको नजर आएंगे वहां पर, उनके साथ वो दिन भर कार्य करेगा और उसके बाद वो घर आता है और उसके बाद सो जाता है। तो यहां पर देखिए जो दिनचर्या यहां पर प्रारंभ हुई, उसकी लाइट उसने ऑन की, बिजली के साथ उसकी दिनचर्या प्रारंभ हुई। उसके बाद उसने देखिए पानी का उपयोग भी किया, उसने अंडे भी खाए, सब्जी भी खाई, चपाती भी ली, गाड़ी का भी प्रयोग किया, पेट्रोल भी डलवाया। इन सब स्थानों से होते हुए वो गुजर कर जहां पर गया अपने ऑफिस के अंदर, वहां पर उसके अन्य कर्मचारी भी थे। तो यहां पर देखिए एक चीज, यहीं पर ही आपका संसाधन छिपा हुआ है। संसाधन क्या है? ऐसी चीजें जो कि देखिए व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। कोई भी वस्तु या चीज, कोई भी चीज हो सकती है, एनीथिंग, जो कि किसी भी व्यक्ति की अगर आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है तो वो क्या कहलाएगी? संसाधन कहलाएगी। जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया इसके अंदर आप देखिए, वो लाइट ऑन करता है, यानी कि जो लाइट है उसकी जरूरत को पूरा कर रही है, अंधेरे को दूर कर रही है। उसको अपना शरीर साफ करना है, पानी पीना है, तो ये सब कार्य किससे किए? उसने पानी की मदद से किए। तो पानी भी यहां पर क्या है? एक संसाधन है। गाड़ी का प्रयोग कर रहा है, एक संसाधन है। पेट्रोल डलवा रहा है, यह भी एक संसाधन है। किस किस प्रकार के ये संसाधन है इसको अभी हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद देखिए सड़कों पर वो चला, पुल के ऊपर से गया, ये सब संसाधन है जो कि मानवों के द्वारा बनाए गए हैं। उसके अलावा जब वो अपने ऑफिस के अंदर पहुंचता है, जो उसके अन्य कर्मचारी हैं वो सब क्या है? वो मानव संसाधन है। उनके पास किसी न किसी प्रकार का ज्ञान है, कौशल है, जिसकी वजह से वो वहां पर कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मानव क्या बना? मानवीय संसाधन बना। ये सब चीजें पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार के ये संसाधन हैं। तो एक चीज आपको यहां पर समझ आए कि संसाधन क्या है। कोई भी चीज या वस्तु जो भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी, ये क्या कहलाएगी? इन्हीं को ही हम संसाधन कहलाएंगे। एकदम सीधी सी इसकी डेफिनेशन है। तो देखिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था कि भाई पानी है, हवा जिसके अंदर हम सांस लेते हैं, उसके अलावा देखिए पेड़ पौधे हैं। भाई सब्जियां, ये सब फ्रूट किससे मिलेंगे? पेड़ पौधों से, वनस्पति से, प्रकृति से मिलते हैं। तो पेड़ पौधे भी क्या है? संसाधन है। इसके अलावा देखिए भाई पेट्रोल है, ये और अन्य चीजें जो भी आप देख रहे हैं, सड़क वगैरह, सब ये चीजें मानव निर्मित क्या है? संसाधन है, जो कि मानव ने किसी चीज के अंदर मॉडिफिकेशन करके उन चीजों को बनाया है। तो ये तो कॉमन से एग्जाम्पल है। पानी, हवा, पेड़, पेट्रोल, जल, ये सब क्या है? संसाधन है। और ये क्या कर रहे हैं? हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, इसीलिए क्या है? ये संसाधन कहलाएंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल हुए। उसके बाद देखिए इन सब चीजों में कॉमन क्या है? हमारे लिए यूजफुल है, यानी कि उपयोगी है ये सब। तो इनका क्या है कि ये यूजफुल है, हमारे लिए उपयोगी हैं, उपयोगी होंगे
और उसके अलावा देखिए इनका मूल्य भी है, हमारे लिए इनका बहुत मूल्य है, ये हमारे लिए मूल्यवान है। अब मूल्य का मतलब यहां पर देखिए पैसों से नहीं है, मूल्य का मतलब होता है महत्व। इनका सर्वाधिक महत्व है हमारे जीवन में। देखिए अगर जल ना मिले, अगर हवा ना हो सांस लेने के लिए, क्या हमारा जीवन संभव है? बिल्कुल भी नहीं है। ये सब चीजें क्या हैं? उपयोगी हैं, जो कि हमारे जीवन को जीने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, उपयोगी हैं। उसके अलावा क्या है? इनका मूल्य है। अब मूल्य का क्या मतलब हुआ कि इनका अपना अपना महत्व है, अपना अपना महत्व रहेगा। और देखिए ये भी है कि किसी संसाधन का आर्थिक मूल्य भी हो सकता है, यानी कि उसका मूल्य रुपए पैसे में भी हो सकता है। कुछ संसाधन ऐसे रहेंगे जो कि फ्री हैं, उनका कोई मूल्य नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए मूल्य की अगर बात करें तो भूमि के अंदर से हमें खनिज मिलते हैं। अब ये जो खनिज होते हैं इनका क्या है? आर्थिक मूल्य भी है, ये पैसों में हमें मिलेंगे। जिस प्रकार से कि खनिजों के अंदर देख लीजिए, जैसे कि लोहा है, तांबा हो गया, सोना, ये सब चीजें क्या हैं? अपना आर्थिक महत्व भी रखती है, इनका आर्थिक मूल्य भी है। अगर ये संसाधन हमें चाहिए तो क्या करना होगा? इनके लिए हमें पैसा एक्सपेंड करना होगा, तभी ये संसाधन हमें मिलेंगे। उसके अलावा कुछ संसाधन जिनका कि आर्थिक मूल्य भी नहीं है, जिस प्रकार से कि हवा। हवा क्या है? सब जगह मौजूद है, हम सभी लोग इसी हवा के अंदर सांस लेते हैं, जो कि प्रकृति का हमारे लिए वरदान है, प्रकृति का फ्री गिफ्ट है हमारे लिए, जिसकी वजह से हम लोग जी रहे हैं। तो ये चीज आप समझे कि इनका मूल्य है। मूल्य का मतलब क्या है? ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मूल्य आर्थिक भी हो सकता है और फ्री भी हो सकता है। जिस प्रकार से कि देखिए आप घूमने जाते हैं जम्मू कश्मीर, वहां की हरी भरी वादियों को आप लोग देखते हैं, तो ये क्या है? एक संसाधन तो है, प्राकृतिक संसाधन, लेकिन ये किसी प्रकार का आर्थिक मूल्य नहीं रखता। यहां पर वो सीन देखने के लिए आपको किसी प्रकार का पैसा खर्च नहीं करना, आप उसको फ्रीली देख सकते हैं। ये क्या हुआ? यानी कि इसका मूल्य तो है, महत्व तो है, लेकिन आर्थिक मूल्य नहीं है, ये चीज याद रखनी है। उसके बाद एक नाम आता है पेटेंट का। तो देखिए जो नॉर्मल संसाधन है जिनका कि आर्थिक मूल्य नहीं है, जैसे कि बुक के अंदर एग्जाम्पल दिया गया है कि भाई काफी समय से हम लोग देखते आ रहे हैं कि दादी माँ के नुस्खे, तो दादी माँ के जो नुस्खे हैं इसके अंदर क्या इसका आर्थिक महत्व है? कोई आर्थिक महत्व नहीं है भाई, घर की चीजों से ही ये सब चीजें बनाई जा सकती है। जैसे अगर आप लोगों को खांसी है तो क्या हुआ कि भाई अदरक का रस ले लिया और थोड़ा सा शहद मिलाकर आप लोगों ने उसको ले लिया, तो इसका मूल्य तो है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए, लेकिन इसका आर्थिक महत्व नहीं है, आर्थिक मूल्य नहीं है। अगर इसी रेसिपी को क्या किया जाए भाई, पेटेंट करवा लिया जाए, तो क्या होगा? इसका भी आर्थिक मूल्य भी बन जाएगा। जिस प्रकार से च्यवनप्राश जो है, ये देखिए वैसे भी तैयार किया जा सकता है घर में, लेकिन जो डाबर का च्यवनप्राश है इसके अंदर क्या किया गया? इन्होंने अपना ये जो फॉर्मूला है इसको पेटेंट करवा लिया। यानी कि पेटेंट क्या है? एक कानूनी अधिकार है जो भी किसी व्यक्ति को या फिर फर्म को, कंपनी को मिलता है, जिसके तहत उसने अगर किसी उत्पाद को खोजा है, बनाया है, तो उसको अधिकार मिलेगा, एकाधिकार मिलेगा कि केवल वही कंपनी उसी नाम से उस प्रोडक्ट को बना सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अभी आपको बताया कि च्यवनप्राश, तो ये पेटेंट जब हुआ ये च्यवनप्राश, तो क्या हुआ? उसका आर्थिक मूल्य भी बढ़ गया। आप देखेंगे भाई 1 किलोग्राम का डिब्बा काफी कीमत पर मिलता है। तो इस प्रकार से क्या समझाया मैंने आपको कि पेटेंट की मदद से संसाधनों का जो आर्थिक मूल्य है वो बढ़ सकता है। ये चीज आप लोगों ने जानी। उसके बाद देखिए अब ये जो पदार्थ हमें मिलेंगे, प्रकृति से कोई भी चीज मिलेगी हमें, जैसे कि जल मिलेगा, जल है, हवा, पानी, ये सब चीजें, पानी और जल तो एक ही हो गए ना। तो इसके अंदर, प्रकृति के अंदर जो भी पदार्थ हमें मिलेंगे, अगर इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन कर दिया जाए, किसी प्रकार का परिवर्तन या फिर बदलाव कर दिया जाए, तो ये संसाधन क्या होंगे? हमारे उपयोग के लिए और भी ज्यादा बेहतरीन साबित हो सकते हैं। जिस प्रकार से कि एग्जाम्पल लीजिए पानी का। अब पानी क्या है? पृथ्वी पर भाई फ्रीली अवेलेबल है, इसका कोई चार्ज नहीं है, हर जगह पानी मिलेगा भाई। भूमिगत जल भी है, वर्षा भी होती है, झीलें भी हैं, नदियां भी हैं, मीठे पानी की इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या है? अगर इनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे तो और ज्यादा बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि भूमिगत जल है, अब कैसे निकालेंगे उसको? इसके अंदर टेक्नोलॉजी की मदद से देखिए क्या करना होगा
चेंज करना होगा भाई, ट्यूबवेल वगैरह से खुदाई करनी होगी, जिसकी वजह से वो पानी हम तक पहुंचेगा और हम उसको पी पाएंगे। इसी का ही एक और एग्जांपल, पानी अवेलेबल है लेकिन देखेंगे कि जो बंद बोतलें हैं उसके अंदर भी पानी बिकता है, बिस्लरी, एक्वाफिना सब नाम से। तो इसमें क्या है, इसके अंदर ही चेंज करके, पानी के अंदर ही मॉडिफिकेशन करके भाई उसको और प्योर करके बोतल में बंद करके बेचा जा रहा है, और इसका आर्थिक मूल्य भी यहां पर बन जाता है, रुपए भी वसूले जाते हैं 15 से 20 रुपए। तो ये दोनों चीजें आपको यहां पर समझ आई कि जो पदार्थ है इनके अंदर संशोधन करके क्या किया जाता है कि इनको और ज्यादा उपयोग के लायक बनाया जाता है। और एग्जाम्पल में आप लोग देखेंगे इस प्रकार के, जैसे कि पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या है, पवन चक्कियां लगाई जाती है, हवा जो है प्रकृति के अंदर फ्रीली मूवमेंट कर रही है, अगर इसी हवा की मदद से अगर हम लोग बिजली तैयार कर लेते हैं तो ये पवन ऊर्जा है। यहां पर क्या किया गया, प्रकृति के अंदर ही थोड़ा सा चेंज किया गया और उससे हमें ऊर्जा मिल गई। इसी प्रकार से जल विद्युत हो गया, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी की मदद से बिजली बनाई जाती है। तो ये सब चीजें क्या है, प्रकृति के अंदर ही थोड़ा सा, प्रकृति से प्राप्त चीजों के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इनके अंदर यानी कि परिवर्तन किया जा सकता है और जीवन के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण इनको बनाया जाता है। तो ये सब कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, देखिए मानव के द्वारा किए जाते हैं। अब जैसे कि पवन ऊर्जा बनाई गई है, हवा की मदद से अगर बिजली बन रही है, तो ये सब कार्य कौन कर रहा है, मानव कर रहा है। तो मानव भी अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ा संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों को कन्वर्ट करके मानव निर्मित जो संसाधन बनते हैं उसका कारण क्या है, मानव है। मानव के द्वारा ही ये सब कार्य किए जाते हैं। तो मानव भी क्या है, एक संसाधन का उदाहरण है जिसे कि हम मानव संसाधन के नाम से जानते हैं। अब किसी भी पदार्थ को, मैंने बताया कि भाई किसी भी पदार्थ को, जैसे कि आपने पानी को एक बोतल बंद के रूप में उभारा, उसके अलावा देखिए हमें क्या मिलते हैं, खनिज पदार्थ मिलते हैं। अब खनिज पदार्थों के अंदर विभिन्न प्रकार के अयस्क होंगे, जैसे कि लोहे का अयस्क है, तो लोहा अयस्क में से अगर लोहे को अलग कर दिया जाता है तो ये सब कार्य क्या है, मानव के द्वारा किए जाते हैं। और चीजों के लिए, इन चीजों के लिए किस चीजों की आवश्यकता होती है, दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो आपकी है देखिए टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और उसके अलावा आपके पास देखिए समय का भी बड़ा रोल है। तो किसी भी पदार्थ को अगर हम चेंज करते हैं बेहतरीन उपयोग के लिए, तो क्या चाहिएगा, एक तो होगी टेक्नोलॉजी, उसके अलावा दूसरा देना होगा उसको समय। समय की बात करें तो देखिए जिस प्रकार से प्राचीन काल में जो मानव था, ये कोई भी चीज इस प्रकार की अवेलेबल नहीं थी जैसा कि आज के समय में हम देख रहे हैं। तो मानव के द्वारा क्या किया गया, धीरे धीरे चीजों की खोज की गई, जैसे कि आग की खोज की मनुष्य ने, उसके बाद देखिए खाना बनाने की पद्धति का विकास हुआ, और धीरे धीरे जैसे कि पहिए का आविष्कार हुआ, लकड़ी के पहिए थे, और देखेंगे कि आज के समय में आप किस प्रकार से मॉडिफाई होकर आधुनिक प्रकार के टायर आपके सामने हैं। तो ये सब चीजें क्या है, समय के साथ साथ ये चीजें तब्दील होती है। जिस प्रकार से भाई वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे, जानवर वगैरह, ये सब क्या हुए, किसी चीज चट्टानों के नीचे दब गए, तो लंबे समय तक उसी दाब के अंदर, ताप के अंदर पड़े रहने की वजह से क्या हुआ, वो कोयले के अंदर कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। इस प्रकार से यानी कि समय भी क्या करता है, पदार्थों को संसाधन के अंदर कन्वर्ट करता है। समय जैसे कि पेट्रोल वगैरह, कोयला बनने में हजारों वर्ष का समय लगता है, तो इसी समय की बात हो रही है कि किस प्रकार से समय जो है वो पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि मानव भी क्या करता है, पदार्थों को संसाधन के अंदर कन्वर्ट करता है। जैसे कि ये प्रकृति से ही तो मिलते हैं भाई, मिट्टी हो गई, रोड़ी है, इस प्रकार से, ठीक है, लोहा हो गया, सरिया वगैरह जिसे बन रहा है, और सीमेंट वगैरह सब प्रकार के खनिजों से मिलकर बना। लेकिन मानव ने क्या किया, उसके थ्रू एक पुल का निर्माण कर दिया। तो ये किसकी मदद से संभव हुआ, टेक्नोलॉजी की मदद से। टेक्नोलॉजी क्या है, देखिए ज्ञान और कौशल है नई चीजों को बनाने का। टेक्नोलॉजी अगर पूछा जाए सरल शब्दों में कि टेक्नोलॉजी क्या है, तो किसी भी नई वस्तु का निर्माण करना अपने ज्ञान कौशल और भाई नवीनतम तकनीक की मदद से, ये सब भी क्या कहलाता है, प्रौद्योगिकी। ठीक है, ज्ञान कौशल की मदद से ये सब कार्य किए जाते हैं। अब संसाधन आप लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं कि संसाधन क्या चीज है। तो देखिए संसाधनों का अब हम करेंगे वर्गीकरण कि कितने प्रकार के संसाधन होंगे। तो संसाधन की अगर बात की जाए
तो देखिए 3 प्रकार के संसाधन हो सकते हैं। एक तो होगा हमारा प्राकृतिक संसाधन, उसके बाद दूसरा जो है मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा मानव खुद जो कि क्या है, एक मानव संसाधन है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में। प्राकृतिक संसाधन आप सब लोग जानते हैं कि ऐसे संसाधन होंगे जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होंगे। तो पहला प्रकार अब हम देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं संसाधन। तो पहले अगर प्रकार की बात की जाए तो ये कौन सा है, प्राकृतिक। प्राकृतिक संसाधन, और प्राकृतिक संसाधन का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो क्या होगा, जो चीजें हमारी प्रकृति के अंदर मौजूद है, जैसे कि सबसे आवश्यक हवा है प्रकृति के अंदर, हवा है, जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब आप चीजें देख रहे हैं, ये सब किसके अंदर आती है, प्राकृतिक संसाधन में। जैसे कि देखिए हवा, जल, मिट्टी, भाई कोयला है और खनिज, ये पर्वत वगैरह सब ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। इनकी वजह से हमें काफी सारी चीजें प्राप्त होती है। इस प्रकार की चीजें जो कि प्रकृति के अंदर पाई जाएगी वो सब क्या है, हवा, जल, मिट्टी, कोयला, खनिज, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन के एग्जाम्पल है। अन्य भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि भाई पेट्रोल हो गया, ठीक है, इस प्रकार की चीजें। पेड़ पौधे भी हैं, इनसे हमें वनस्पति यानी कि फल फ्रूट भी प्राप्त होते हैं, सब्जियां भी प्राप्त होती है, जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती है, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। तो इनकी देखिए क्या क्या खासियत है। अब प्राकृतिक संसाधन जो है, इनके अंदर ज्यादा परिवर्तन की जरूरत नहीं है, ज्यादा परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। क्या करना होगा, ये हम लोग डायरेक्टली हमारे इस्तेमाल के अंदर ले सकते हैं। जैसे कि हवा, जल, मिट्टी, कोयला, खनिज, ये सब चीजें हमें जैसे कि मिल रही है तो हम इनका डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब खनिज जो है, इनके अंदर थोड़े परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी, अयस्क निकलेंगे, उनसे धातु को निकालना, अलग अलग करना, इसके अंदर आवश्यकता होगी। तभी यहां पर लिखा है कि ज्यादा परिवर्तन नहीं, यानी परिवर्तन तो कुछ करेंगे लेकिन ज्यादा नहीं। कुछ चीजें जो है उनके अंदर बिल्कुल भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। हवा जैसी अवेलेबल है, हम उसके अंदर सांस लेंगे। जल अवेलेबल है, इसके अंदर मॉडिफिकेशन, हाँ भाई थोड़ा खराब जल है तो उसको आरओ वगैरह लगाकर प्यूरिफाई किया जा सकता है। इस प्रकार के छोटे मोटे क्या किए जाएंगे, संशोधन किए जाएंगे। ज्यादा परिवर्तन की आवश्यकता इनके अंदर नहीं है। तो ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन। अगर इनका इस्तेमाल करना है अच्छे से, तो मैंने आपको बताया था कि भाई टेक्नोलॉजी की मदद से क्या किया जा सकता है, इनका बेहतरीन अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल मैंने अभी आपको पवन ऊर्जा बताया था, उसके अलावा देखिए सौर ऊर्जा भी लिख सकते हैं, और मैंने बताया था पवन ऊर्जा है, या फिर जल से भी बनने वाली ऊर्जा है, जल विद्युत है, ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी की मदद से ये है तो प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्या है भाई, सूर्य की विकिरणें जो पृथ्वी पर आ रही है, यही क्या है, सौर ऊर्जा है। अब इंसानों ने क्या किया, सौर ऊर्जा जो है वो प्राकृतिक है, लेकिन मानव द्वारा क्या किया गया भाई, अपने ज्ञान और कौशल की मदद से ये चीज पहचानी गई कि सौर की जो ऊर्जा है, सूर्य की जो ऊर्जा है, इससे हम अपनी जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। तो उसने क्या खोजा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा यानी कि सोलर पैनल लगने लगे। सौर कुकर के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसके अंदर की खाना तैयार हो जाता है। और किस प्रकार से जो प्राकृतिक संसाधन है हमारा, सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर आ रही है, इसी का उपयोग करते हुए यानी कि अपना कार्य भी सिद्ध कर लिया गया, यहां पर संसाधन भी बना लिए गए। तो ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों में ये सब चीजें लिख लेंगे भाई। इसके अलावा अन्य चीजें भी लिख लेंगे, जैसे कि सूर्य विकिरण लिख लें इस प्रकार से। तो ये भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन का एग्जाम्पल है। तो प्राकृतिक संसाधनों को देखिए आगे फिर से हम वर्गीकृत करेंगे अन्य भागों के अंदर कि कौन कौन से भाग है। तो पहला देखिए, इसको डिवाइड किया गया है विकास एवं उपयोगिता के आधार पर। विकास एवं उपयोगिता, विकास एवं उपयोगिता के आधार पर इसको डिवाइड करेंगे। तो यहां पर देखिए ये दो प्रकार के हैं, ठीक है, डेवलपमेंट एंड यूटिलिटी के आधार पर। तो दो प्रकार के हैं। पहला है वास्तविक। वास्तविक यानी कि इसको हम बोलेंगे एक्चुअल भी कहा जाएगा, ठीक है। वास्तविक संसाधन यानी कि एक्चुअल संसाधन। अब वास्तविक संसाधन कौन से हैं, यहां पर बात होगी ऐसे संसाधनों की जिनकी मात्रा हम लोगों को पता है, और यह भी पता है कि ये संसाधन कहां कहां पर पाए जाएंगे। यहां पर क्या मैंने आपको बताया
कि इनकी मात्रा का भी हमें आइडिया है, ठीक है, इनकी मात्रा ज्ञात है, इनकी मात्रा ज्ञात है और इनका वर्तमान में जो इस्तेमाल है वो हो रहा है, इनका वर्तमान में इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि अब भारत के अंदर कोयला कहां पर पाया जाता है, सर्वाधिक खाने जो है कोयले के वो झारखंड के अंदर है। इसी प्रकार से देखिए तांबा जो है वो राजस्थान के भाई खेतड़ी वाले क्षेत्र से निकाला जाता है। तो ये चीजें अब हम लोगों को क्या है, पता है कि यहां पर तांबा है, यहां पर कोयला है, तो वहां पर वो चीजें हम लोग निकाल रहे हैं, यानी कि इनकी मात्रा भी हमें पता है कि यहां पर है और उसके अलावा इनका वर्तमान के अंदर इस्तेमाल भी हो रहा है। तो इस प्रकार के जो संसाधन रहेंगे ये वास्तविक और एक्चुअल क्या कहलाएंगे, रिसोर्स कहलाएंगे, संसाधन कहलाएंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि रूर प्रदेश है, जर्मनी के अंदर रूर प्रदेश कहां पर है, जर्मनी, यहां से क्या निकलता है, कोयला। अब ये चीज हमें ज्ञात है, पता है कि वहां पर कोयला निकलता है, तो ये क्या है, वास्तविक संसाधन है, एक्चुअल रिसोर्स है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि तांबा जो है जैसे कि खेतड़ी राजस्थान से निकलता है, तो इसका हमें पता है। इसके अलावा कोयला, कोयला भाई झारखंड में निकल रहा है या कहीं भी निकल रहा है भारतीय क्षेत्रों से, इन चीजों का हमें पता है। तो इस प्रकार से ये वास्तविक संसाधन बनते हैं। दूसरा देखिए कौन सा संसाधन है, दूसरा है पोटेंशियल संसाधन, यानी कि जिसे हम संभावित संसाधन बोलते हैं। दूसरा क्या है, संभावित। इनके बारे में हमें कुछ अता पता नहीं है, सिर्फ एक आइडिया है कि यहां पर ये चीजें मिल सकती हैं। तमाम वैज्ञानिक परीक्षण जो होते हैं उनसे पता चलता है कि भाई जैसे आप देखेंगे कि जो लद्दाख वाला क्षेत्र है यहां पर यूरेनियम का भंडार होने की आशंका है। कहीं कहीं पर आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि यहां पर पेट्रोल मिलने की संभावना है। तो ये कैसे क्षेत्र हैं, एक ऐसा रिसोर्स बनने की तैयारी में है, संशोधन क्या चीज, रिसोर्स बनने की तैयारी में है कि यहां पर हमारे संसाधन मिलने की संभावनाएं हैं, मिला नहीं है, संभावनाएं हैं कि यहां पर मिल सकता है और भविष्य के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। तो यहां पर क्या है, संभावना है संसाधनों के मिलने की और भविष्य में इस्तेमाल होने की। अभी कार्य चल रहा है लेकिन हुआ नहीं है। एग्जाम्पल मैंने बताया जिस प्रकार से कि लद्दाख में यूरेनियम यानी कि यूरेनियम है वहां पर, लेकिन अभी तक भाई निकाला नहीं गया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह बढ़ेगी तो संभावना है कि भविष्य में ये यूरेनियम यहां से निकालकर इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये कैसे हुए, विकास और उपयोगिता के आधार पर दो प्रकार के हैं, वास्तविक यानी कि एक्चुअल और संभावित यानी कि पोटेंशियल, दो प्रकार के मैंने आपको बताए। इसके बाद देखिए फिर से विभाजित किया गया है, अब तरीका अलग है, उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है उसके आधार पर अभी हम देखेंगे। तो ये दो प्रकार के होते हैं। इसके अंदर एक तो है अजैविक और दूसरा है जैविक। अजैविक का मतलब करें तो ऐसी चीजें जिसके अंदर की लाइफ नहीं है, जो जिंदा नहीं है, वो अजैविक। और जैविक का मतलब जो जिंदा है, जिनके अंदर लाइफ है, वो रहेगा जैविक। तो पहला देखिए, पहला है अजैविक, इसको क्या कहते हैं, एबायोटिक कहा जाता है। तो अजैविक के अंदर देखिए क्या चीजें रहेंगी जिनके अंदर लाइफ नहीं है। जैसे कि देखिए मृदा है, आपकी मिट्टी हो गई, ठीक है, उसके बाद खनिज है, खनिज, इस प्रकार की चीजें, ठीक है, खनिज धातु है, मिट्टी हो गई। इसके अलावा देखेंगे कि ये अपने आप में देखिए जो महासागर है ये भी क्या है भाई, एक प्रकार का संसाधन है। यहाँ से भी बहुत प्रकार के संसाधन मिलते हैं, जिस प्रकार से कि पेट्रोलियम है, उसके अलावा ज्वारीय ऊर्जा बनाई जाती है, इस प्रकार के। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अजैविक के अंदर क्या है, मृदा और खनिज। इसके अलावा देखिए जो झीलें हैं, नदियां हैं, ये सब भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जीवन नहीं है लेकिन फिर क्या है, ये संसाधन है अपने आप के अंदर। तो ठीक है, ये अजैविक हो गया। दूसरे की बात करें अगर, देखिए वो कौन सा है, जैविक। जैविक यानी कि मैंने आपको बताया जिनके अंदर की लाइफ है, जैसे कि वनस्पति, उसके अलावा देखिए जीव जंतु हैं, पशुधन है, ठीक है, पशुओं से जैसे दूध वगैरह मिल रहा है, ये सब क्या हमारे लिए संसाधन है। जैविक यानी कि बायोटिक यानी कि लाइफ है उनके अंदर, वनस्पति, जीव जंतु, ये सब चीजें क्या हैं,
जैविक संसाधन हैं। तो ये उत्पत्ति के आधार पर था। एक टाइप से और हम इसका विभाजन करेंगे। देखिए इनकी ये कहां कहां पर भाई किस प्रकार से ये पाए जाएंगे, यानी कि वितरण के आधार पर। अब क्या टाइप हो गया, वितरण के आधार पर। वितरण के आधार पर वितरण क्या होता है कि भाई कहां कहां पर ये पाए जाएंगे। तो इसके अंदर पहला आप देखेंगे तो क्या है, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी यानी कि ऐसे संसाधन जो कि सब जगह पाए जाएंगे। सर्वव्यापी यानी कि ऐसे संसाधन जो कि सब जगह पर पाए जाएंगे। अब इसके अंदर देखिए कौन कौन से संसाधन आएंगे, जैसे कि हवा है। हवा क्या है, सभी जगह पर पाई जाएगी। जल भी पाया जाएगा, रूप अलग अलग हो सकते हैं, कहीं पर वो बर्फ के रूप में, कहीं पर द्रव्य के रूप में, कहीं पर यानी कि जल वाष्प के रूप में, इस प्रकार से पाया जाएगा। लेकिन हवा जो है नॉर्मली इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि भाई सभी जगह पर पाई जाएगी। तो एग्जाम्पल यानी कि भाई हवा है, जल, ये सभी जगह पर पाए जाएंगी। दूसरा क्या है, स्थानिक। स्थानिक यानी कि स्पेशल जगहों पर ही पाया जाएगा, हर जगह पर नहीं पाया जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से कि भाई कोयला जो है जरूरी नहीं है कि पूरे भारत में हर जगह पर पाया जाए, स्पेशल क्षेत्र है वहीं पर पाया जाएगा। पेट्रोलियम भी कहीं कहीं पर निकाला जाएगा, हर जगह पर नहीं। तो यानी कि वितरण के आधार पर है, कहीं पर तो ये सब जगह पर अवेलेबल होंगे, कहीं पर क्या है कि गिनती चुनती की जगहों पर, चुनिंदा जगहों पर ये चीजें उपलब्ध होगी, ये संसाधन। तो इस प्रकार से ये वितरण के आधार पर हमने देखा। इसके बाद देखेंगे एक विस्तृत रूप से, यानी कि विस्तृत रूप से अगर हम संसाधनों को देखें, प्राकृतिक संसाधनों को, तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि देखिए नवीनीकरणीय हैं और अनवीनीकरणीय हैं। तो अब इन दोनों चीजों को हम फटाफट से समझ लेते हैं। तो विस्तृत रूप में अगर देखें, डी है विस्तृत रूप में, विस्तृत रूप में। तो यहां पर देखिए मैंने पहला आपको बताया कौन सा था, नवीनीकरणीय। नवीनीकरणीय, इसके अंदर देखिए क्या रहेगा नवीनीकरणीय, भाई ऐसे संसाधन रहेंगे जिनका कि हम इस्तेमाल करते हैं और अगर वो खत्म भी हो जाते हैं तो क्या होगा कि वो एक निश्चित अवधि के अंदर दोबारा से आ जाएंगे, अपने आप की वो रिकवरी कर लेते हैं, फिर से पुनः वाली अवस्था के अंदर आ जाते हैं। तो ये कैसे संसाधन होंगे, नवीनीकरणीय संसाधन होंगे जिनकी की मात्रा पर्याप्त है, असीमित है, बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर वो प्रेजेंट है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होगा, मैंने क्या बताया, ये क्या है, असीमित है, असीमित है। और जो मानवीय क्रियाकलाप है, मानवीय क्रियाकलाप है, इनका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, मानवीय क्रियाकलाप का प्रभाव नहीं, यानी कि ये चीजें जो है वो खत्म होने वाली नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर फिर से हम लेंगे सौर ऊर्जा। तो सोलर ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो है क्या ये खत्म हो सकती है? सूर्य करोड़ों वर्षों से इसी प्रकार से चमक रहा है और आगे भी इसी प्रकार से चमकता रहेगा। तो इस प्रकार से देखिए ये जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। तो ये क्या है, नवीनीकरणीय ऊर्जा है। इसी प्रकार से भाई पवन ऊर्जा हो गई या अन्य प्रकार की ऐसी चीजें जो कि समाप्त नहीं हो सकती, असीमित जिनका भंडार है, तो ये क्या कहलाएंगी, नवीनीकरणीय ऊर्जा कही जाएगी और अपने आप क्या हो जाती है, ये रिन्यू हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ। उसके बाद देखिए, लेकिन इसके अंदर भी क्या है कि मानव लापरवाही से, अब मानवीय क्रियाकलाप का वैसे तो प्रभाव नहीं है, लेकिन कुछ मानवीय क्रियाकलाप ऐसे हैं जिसकी वजह से इनके ऊपर बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। तो देखिए जैसे कि किसकी चीजों पर आप देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर जिस प्रकार से जल है, भूमि, ये दो एग्जाम्पल हम लेंगे। तो जल वैसे तो देखिए नवीनीकरणीय का प्रकार है, यहां पर क्या है, जल जो है वो असीमित मात्रा के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन हमारे जो उपयोग के लायक पानी है वो मैंने पहले आपको बताया था कि भाई 2.5% है, उसके अंदर भी जो ज्यादातर है वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है, यानी कि हमारे उपयोग के लिए बहुत कम मात्रा के अंदर पानी है। अब मानवीय क्रियाकलाप से क्या हो रहा है कि ये जो पानी है ये दिन प्रतिदिन दूषित होता चला जा रहा है, उपयोग के लायक नहीं बच रहा है, तो इसकी वजह से हम लोग कमी फील कर रहे हैं पानी की। तो ये चीजें इसको इस प्रकार से मानवीय क्रियाकलाप जल को प्रभावित कर रहे हैं। भूमि आप लोग देखेंगे कि भाई प्रदूषण है,
कहीं कहीं पर कचरा फेंक दिया जाता है, कुछ भी है, भूमि बंजर हो रही है बिना पानी के अभाव में या कुछ भी, तो ये चीजें इस प्रकार से प्रभावित भी हो सकती है मानवीय क्रियाकलापों से। वैसे तो प्रभाव नहीं है, जैसे कुछ एग्जाम्पल आपने देखे कि भाई सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, इनके ऊपर प्रभाव नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं नवीनीकरणीय के अंदर कि जल भूमि इनके अंदर प्रभाव भी पड़ रहा है। अब जल पृथ्वी पर जितना है हमेशा उतना ही रहेगा, कम ज्यादा नहीं होगा, हमेशा उतना ही रहेगा जितना है। लेकिन क्या है कि अगर जल दूषित होगा, अगर काम में नहीं ले पाएंगे, भाई जैसे कि गंदा पानी जो होगा वो होगा तो मीठा ही, लेकिन वो यूज में नहीं ले सकते क्योंकि वो गंदा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहां पर कमी महसूस होगी। यहां पर भूमि अभी यूं नहीं है कि खत्म हो जाएगी, भूमि रहेगी, लेकिन जब वो किसी उपयोग की ही नहीं रहेगी तो कह सकते हैं कि यहां पर मानवीय क्रियाकलाप से ये चीजें प्रभावित होगी, जिसकी वजह से हमें ये कमी देने लायक लगेगी। तो ये है। और दूसरा उसके बाद है, देखिए ये नवीनीकरणीय था, अब ये है अनवीनीकरणीय। यहां पर क्या है, देखिए ये सीमित है, ये सीमित है। यहां पर क्या होगा, सीमित है कि ये चीजें जो है निश्चित मात्रा के अंदर है और समाप्त भी हो सकती है। तो यहां पर जैसे कि देखिए आप एग्जाम्पल से समझे कि भाई जैसे कोयला है, कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, यहां पर ये क्या चीजें हैं, कोयला है, सीमित भंडार है, पता नहीं हमें पृथ्वी के अंदर कितना है, अचानक से खत्म हो जाए, धीरे धीरे कम होने लगेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगा। पेट्रोल का भी ऐसा ही है, खत्म हो सकता है, प्राकृतिक गैसें भी सीमित मात्रा में है, ये सब चीजें समाप्त हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये समाप्त हो गई तो भाई इनकी रिकवरी जो है वो तुरंत हो सकती है, तुरंत की जा सकती है, ऐसा नहीं होगा। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, इनको बनने में हजारों वर्ष का समय लगता है, ठीक है। जैसे कि वनस्पति वगैरह जो दब गई थी भाई भूसंकलन से किसी भी प्रकार से पृथ्वी के अंदर, तो धीरे धीरे क्या हुआ, तापमान और दाब के कारण कोयले में परिवर्तन हुआ, समुद्र के अंदर जो जीव दबे हुए थे उनसे पेट्रोल बना, प्राकृतिक गैस बनी, इसी प्रकार से। तो ये कोई छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है, हजारों वर्ष तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये सीमित संसाधन है, खत्म हो गए तो जल्दी से हमें नहीं मिलने वाले, मिलेंगे लेकिन क्या है इसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा। मानव की जो जीवन अवधि है वो इसकी तुलना में बहुत ज्यादा कम है, पता नहीं देखने के लिए कोई जिंदा रह पाएगा या नहीं, काफी सालों का वक्त लगता है, हजारों सालों का, तब ये जाकर बनते हैं। तो देखिए ऊपर भी शायद मैंने कुछ ऐसा ही बताया था, उस चीज को आप थोड़ा चेंज कर लेंगे। नवीनीकरण में ये था कि असीमित है, फुल है, कोई यानी कि इनका खत्म होने का कोई वो नहीं है, हाँ लेकिन ये प्रभावित हो सकते हैं जल और भूमि, ये चीज याद रखना। और अनवीनीकरणीय में क्या है, सीमित है, कोयला, पेट्रोल वगैरह ये सब चीजें खत्म भी हो सकती है, खत्म होने के बाद बनने में इनको काफी समय लगता है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए अब करेंगे, आप देखिए एक चीज है कि ये जो प्राकृतिक संसाधन, ये अभी जो हमने पढ़े प्राकृतिक संसाधन जो पढ़े, ये देखिए हर जगह की क्या है, पृथ्वी पर हर एक स्थान की, हर जगह की जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग अलग है, ठीक है। हर एक क्षेत्र की अलग अलग जलवायु है, ऊंचाई है, वहां पर क्या सिचुएशन है, ये सब चीजें अलग अलग हैं। तो उसी के आधार पर ये जो प्राकृतिक संसाधन हम देख रहे हैं इनका वितरण अलग अलग होगा। जिस प्रकार से कि देखिए अगर बात की जाए, किसी भी मेटल की बात करें, जैसे कि लोहा, तो जरूरी नहीं है कि पूरे विश्व के अंदर लोहा मिलेगा, कहीं पर कुछ मिलेगा, कहीं पर कुछ। क्यों मिलेगा? क्योंकि हर एक के स्थान की भौगोलिक स्थिति जो है पृथ्वी पर अलग अलग है, जलवायु भिन्न भिन्न है, लोकेशन अलग अलग है, हर एक चीज जो है उनके हिसाब से ये जो प्राकृतिक संसाधन है इनका वितरण अलग अलग है, ठीक है। ये चीज नोट करते चलेंगे। इसके बाद ये तो हमने पढ़ा प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद हमारा जो दूसरा पोर्शन है ये है मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। अब यहां पर क्या है मानव निर्मित संसाधन? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक संसाधनों के अंदर से जो भी पदार्थ या कोई भी चीज मिलेगी मानव को, तो मानव क्या करेगा, उसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन करके, चेंज करके अपने उपयोग के लिए बना लेता है। अब उपयोग के लिए हो गया तो इसका मतलब वो खुद भी एक संसाधन बन गई। अब जो संसाधन बना मानव के इस क्रियाकलाप से, ये क्या कहलाएगा? मानव निर्मित संसाधन कहलाएगा, ठीक है। मानव निर्मित संसाधन आप समझे क्या हुआ? जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, अब लोहा है, जैसे कि
पृथ्वी से क्या निकलता है, लौह अयस्क निकलेगा, उससे मानव के द्वारा अलग अलग प्रक्रियाओं से लोहे को अलग कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हमें एक धातु प्राप्त हुई, लोहा। अब लोहे से देखिए क्या क्या किया जाएगा। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि भाई वो व्यक्ति जैसे कि पुल पर चल रहा था, अब पुल के अंदर क्या है, लोहे का निर्माण हुआ है, लोहे का प्रयोग हुआ है, लोहे के सरिये का प्रयोग किया गया है, बिल्डिंगों का निर्माण है, या कहीं पर भी देखेंगे लोहे का इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो लोहा क्या हुआ अपने आप में, ये एक मानव निर्मित संसाधन का एग्जाम्पल है, ठीक है। मानव निर्मित ये क्या है, एक संसाधन है। इसी प्रकार से अन्य धातु भी ले सकते हैं, सोना चांदी तांबा जो भी याद आ रही है, सभी इसी प्रकार के संसाधन है जो कि मानव के द्वारा किए गए हैं। तो ये किस प्रकार से बने थे, देखिए प्राकृतिक संसाधन था, तो वो प्राकृतिक संसाधन, अब जैसे अयस्क मिला था तो ये क्या था, प्राकृतिक संसाधन था, इससे ही मॉडिफाई होकर क्या बना, मानव निर्मित संसाधन बनाया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके अंदर इतना ही है, बस ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद ये दूसरा था मानव निर्मित संसाधन। तीसरा हम देखेंगे, तीसरा क्या है, मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या है, ये मैंने आपको बताया था कि मानव जो है खुद अपने आप में एक संसाधन है। मानव का ज्ञान कौशल ये सब चीजें मिलकर क्या कर रही हैं, देखिए प्रकृति के अंदर चेंज करती है, मानव निर्मित संसाधनों का निर्माण करती है। तो इसलिए क्या है, मानव एक खुद संसाधन है। तो जैसे कि देखिए मानव संसाधन में क्या आएगा, इसमें मानव का जो ज्ञान है, कौशल और भाई प्लस में टेक्नोलॉजी की मदद से क्या किया जाता है, नवीनतम चीजों का निर्माण किया जाता है जो कि मानव के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। तो जैसे कि देखिए HR डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग कंपनियों में HR डिपार्टमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका काम क्या है, भाई किस आदमी से कौन सा काम लेना है, ये चीज वो रखते हैं, अपने पास डिटेल रखते हैं कि किसी व्यक्ति में किस प्रकार का कौशल है, किस प्रकार का टैलेंट है, किस प्रकार की नॉलेज है, उस व्यक्ति से उसी प्रकार का ही कार्य लिया जाएगा। तो ये सब क्या है, मानवीय संसाधन है, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक्स में इसको और अच्छे से देखेंगे। तो अभी हम ज्योग्राफी के हिसाब से उन्हीं चीजों को लेंगे जो कि ज्योग्राफी के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण चलेगी। तो ये मानव का ये मानवीय संसाधन का एग्जाम्पल था। उसके बाद देखिए एक और चीज बताई गई है कि ये जो अब संसाधन है, यहां पर आप देख रहे हैं संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। भाई कहने में तो ये असीमित है, लेकिन देखिए हवा भी आजकल दूषित होती चली जा रही है, जल को भी दूषित किया जा रहा है, ये सब चीजें, पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, जंगलों की वनस्पति को नुकसान पहुंच रहा है, ये सब चीजें क्या करेंगी कि आज तो देखिए हमारे जीवन को संभव इन्होंने बनाया हुआ इन संसाधनों, लेकिन धीरे धीरे ये जो संसाधन है ये समाप्त होते चले जाएंगे। क्या हमारी आने वाली पीढ़ी, भविष्य की पीढ़ियां क्या इन संसाधनों का भरपूर रूप से इस्तेमाल कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। खनिजों का दोहन आज हमने इतना कर लिया है कि भाई ये कोयला, तांबा, ये जो भी खनिज हैं, क्या ये लंबे समय तक बचे पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीजें धीरे धीरे क्या है कि खत्म हो रही है या फिर दूषित हो रही है। जंगलों की जिस प्रकार से देखिए जंगल है, हमें शुद्ध हवा देते हैं, अगर इन्हीं जंगलों की कटाई यूं ही चलती रहेगी, क्या हमें शुद्ध हवा मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो इन सब चीजों का नतीजा क्या निकलेगा कि हमारा जो जीवन है वो भविष्य में जाकर और ज्यादा कष्टदायी हो जाएगा। हमारा नहीं होगा तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जनरेशन है, उनका जो जीवन है वो बहुत ज्यादा कष्टदायी हो जाएगा। तो इसी के लिए देखिए जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, देखो UN ने क्या किया भाई, सतत पोषणीय विकास लक्ष्य ये जारी किए 2015 में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसमें यही बताया गया है कि ये तमाम जो रिसोर्सेज हैं जो कि अभी हमने देखे हैं, इनका हमें इस प्रकार से इस्तेमाल करना है कि ये देखिए हमारी भविष्य यानी कि जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी हम लोग सुरक्षित रख पाएं, ताकि वो भी अपना जीवन जो है आसानी से जी पाएं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत पोषणीय विकास इनको कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर यही जोर दिया जाता है कि जो भी हमारे रिसोर्स है, संसाधन है, इनका उपयोग जो है अच्छे तरीके से करना है। तो टारगेट इसका रखा गया था देखिए 2015 से लेकर 2030 तक है। 17 गोल फिक्स किए गए हैं जिसके अंदर की सब चीजें हैं, ठीक है, मानव से जुड़ी हुई भी है,
समुद्री जीवन यानी कि जीव जंतुओं को किस प्रकार से बचाना है, एफोरेस्टेशन को किस प्रकार से रोकना है, ये सब चीजें हैं जो कि हमारे विकास में भी मदद करेगी। यानी कि डेवलपमेंट तो करना है, इंसान को अपना डेवलपमेंट करना है, लेकिन ये नहीं कि डेवलपमेंट के चक्कर में ये जो रिसोर्स हैं जिनके बारे में कि अभी हमने देखा, इन रिसोर्स को धीरे धीरे वो खत्म करते रहें। देखिए, महात्मा गांधी ने कहा है कि अगर किसी इंसान को अपनी जरूरत पूरी करनी है तो पृथ्वी पर उसके लिए पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है, लेकिन वही व्यक्ति अगर अपने लालच की पूर्ति करना चाहता है तो उसके लिए 3-4 पृथ्वियां भी कम पड़ जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर आपको अपनी आवश्यकता की पूर्ति करनी है तो पृथ्वी आपके लिए काफी है। अगर लालच की पूर्ति करनी है, खनिज निकाल रहे हैं, निकाले ही जाना है अपने फायदे के लिए, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ऐसी संसाधन है इस्तेमाल कर रहे हैं, करते ही जा रहे हैं दिन रात, उससे क्या है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो ये सब चीजें क्या हैं, अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि भाई 2-3 पृथ्वियां भी कम पड़ जाएगी। ठीक है, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी जल्दी, ये जो रिसोर्सेज हैं दूषित हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, जीवन संभव नहीं है। तो ये आज की हमारी क्लास थी, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं यहां से क्वेश्चन। ठीक है, कि किस प्रकार के भाई क्या क्या एग्जाम्पल हैं, जैसे कि सीमित संसाधन, कोयला दे दिया कि कोयला क्या है, किस प्रकार का संसाधन है, तो ये सीमित संसाधन है। तो ये सब चीजें याद रखनी है। मिलेंगे कल की क्लास में, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं हम ज्योग्राफी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।